अदालत में अनेक बार ऐसे लम्हे आते हैं जब वहां पर आने वाला एक्सपर्ट भी हिल जाता है। अदालत के कटघरे में आज एक पोस्टमार्टम डॉक्टर मौजूद है। सफेद कोट है, मोटी फाइल और अनुभव के वर्षों का बोझ उसके कंधों पर है। सरकारी पक्ष को यह यकीन है कि यह गवाह उनकी कहानी को मजबूत करेगा, लेकिन बचाव पक्ष में खड़े हुए इंडियन लीगल सिस्टम के एडवोकेट जानते हैं कि हर एक्सपर्ट की कमजोरी उसी की रिपोर्ट में और उसी के शब्दों में छिपी हुई होती है। इस वीडियो में किसी काल्पनिक किस्से की बात नहीं है, बल्कि अदालत के असली माहौल में गूंजने वाली कानूनी हकीकत से निकला हुआ एक सच दिखाया गया है, जहां सवाल और जवाब दोनों सर्जन के चाकू की तरह धारदार होते हैं। हमारी बहुत सी पुरानी वीडियोस गवाह हैं उन किस्सों के जहां पोस्टमार्टम डॉक्टर्स भी सीखदड़ की तरह हमारे क्रॉस एग्जामिनेशन के सामने घिघियाने लगते हैं। सबसे पहले यह जानिए कि डॉक्टर फैक्ट का गवाह है या अपने ओपिनियन का गवाह है। बीएसए का सेक्शन 39, जो पुराने एविडेंस एक्ट में सेक्शन 45 हुआ करता था, यह स्पष्ट करता है कि विशेषज्ञ की राय कोर्ट के लिए रेलिवेंट तो होती है, परंतु वह केवल एडवाइजरी नेचर की होती है, वह कोर्ट पर किसी भी रूप में बाइंडिंग नहीं होती। डॉक्टर की राय और उसका ओपिनियन, इनको कभी भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जा सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में सबसे पहले डॉक्टर से यह कहलवाना आवश्यक है, और यह हमेशा डिफेंस काउंसिल को करना चाहिए, कि उसका काम केवल मेडिकल ऑब्जर्वेशन बताना है। अपराध किसने किया है इसकी उसे कोई पर्सनल जानकारी नहीं है, और अपराधी को ढूंढना उसका काम भी नहीं है। साथ ही डॉक्टर के मुंह से यह भी निकलवाना ठीक रहता है कि यदि उसे नए फैक्ट, नई रिपोर्ट या नए लैब रिजल्ट्स प्राप्त हो जाएं तो उसका ओपिनियन बदल जाएगा। डॉक्टर से यह कहलवाएं कि आपका कार्य केवल कंडीशंस ऑफ द बॉडी को, मेडिकल तथ्य को बताना है, न कि यह तय करना कि अपराध किसने किया है। किसी भी पोस्टमार्टम डॉक्टर्स को जब भी आप क्रॉस एग्जामिन करें तो शुरू में ही इन बातों का ध्यान रख के तब क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करें। पोस्टमार्टम डॉक्टर किसी शव के ऊपर अपना काम करके आया होता है, तो यह ध्यान रखें कि पोस्टमार्टम डॉक्टर का क्रॉस होना है तो जिस शव का पोस्टमार्टम हुआ था उसकी सही पहचान होना बहुत जरूरी है। बीएनएसएस का सेक्शन 194, जो पुराने सीआरपीसी में 174 हुआ करता था, उसके अनुसार शव की पहचान इंक्वेस्ट रिपोर्ट या पंचनामा के द्वारा शुरू में केस का आईओ करता है, और आखिर तक वही रिपोर्ट अलग अलग अधिकारियों के पास जाकर यह बताती है कि यह वही पंचनामा वाला शव है। डॉक्टर्स को भी उस शव की पहचान केवल पुलिस अफसर के द्वारा तैयार किए गए पंचनामे से ही होती है। इसीलिए डॉक्टर के क्रॉस में यह पूछना जरूरी है कि उसको शव किसने सौंपा था, उससे पहले कितने स्तरों पर यह शव सौंपा गया था, और उसकी पहचान किन किन गवाहों ने करवाई थी। क्या डॉक्टर ने व्यक्तिगत रूप से शव की पहचान की पुष्टि की थी? अक्सर यह होता है कि पहचान के विषय में डॉक्टर हमेशा पुलिस के कथन पर भरोसा करता है। यदि पहचान संदिग्ध हो तो पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एविडेंशियरी वैल्यू शून्य हो जाती है, वह आरोपी के खिलाफ नहीं पढ़ी जा सकती है। अगली बात हम देखते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए जाते हैं, क्या क्या ओमिशंस किए जाते हैं। तो ओमिशंस और इंप्रूवमेंट्स का खेल कोर्ट के भीतर चलता है। सेक्शन 148 बीएसए, जो पुराने टाइम में सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट होता था, यह प्रावधान है कि यदि गवाह अपने पहले कथन से, जिसको हम प्रीवियस स्टेटमेंट कहते हैं, अपने पहले कथन से अलग कुछ बात कहता है तो उसके पहले रिकॉर्ड के साथ उसका सामना करवाया जा सकता है और उसको कन्फ्रंट किया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 181 बीएनएसएस, जो पुराना सेक्शन 162 सीआरपीसी होता था, वह भी ओमिशंस को पकड़ने का एक आधार देता है। इन्हीं सेक्शंस 162 और सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर्स को भी क्रॉस किया जाना चाहिए। जब डॉक्टर कोर्ट में ऐसे विवरण जोड़ दे जो पहले पीएम रिपोर्ट में कहीं दर्ज नहीं है, जैसे चोट की दशा बताए, समय या कारण या कुछ भी ऐसा जो पीएम रिपोर्ट में लिखा हुआ ना हो,
तो तुरंत उस डॉक्टर को कन्फ्रंट किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए डॉक्टर से कहें, आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट नंबर 3 इंसाइज्ड वुंड है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि चोट नंबर 3 किसी धारदार हथियार से मारी गई थी। तो यह डॉक्टर को आपने कन्फ्रंट कर दिया। अगला आता है मृत्यु का कारण, कॉज ऑफ डेथ, और आपको यह चेक करना होता है कि यह एब्सोल्यूट है या कंडीशनल है। यह एक महत्वपूर्ण रणनीति है कि डॉक्टर से यह कहलवा लिया जाए कि बिना केमिकल एनालिसिस के, बिना एफएसएल रिपोर्ट के मृत्यु का सटीक कारण निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है। यानी कि कॉज ऑफ डेथ बहुत सारी दूसरी चीजों के ऊपर भी निर्भर करता है। सेक्शन 45 बीएसए, जो पहले सेक्शन 51 एविडेंस एक्ट होता था, उसमें लिखा है कि एक्सपर्ट ओपिनियन तभी मजबूत होता है जब ओपिनियन के सभी आधारभूत तथ्य उसमें दिखाए गए हों। जिन जिन बातों पर वह ओपिनियन टिका है उनका भी वर्णन उसी ओपिनियन के तहत किया जाना चाहिए कि मैंने फला फला बात पर अपना यह ओपिनियन तैयार किया है। इसके अलावा यह भी दिखाया जाना चाहिए कि किसी शव की स्थिति उस समय के मौसम, तापमान और बहुत सारी चीजों के ऊपर भी निर्भर करती है। इस बात पर डॉक्टर की हामी ले ली जानी चाहिए और इस तरह से डॉक्टर की राय को अटल सत्य की बजाय एक अप्रोक्सीमेशन के रूप में कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ मिसिंग लिंक्स भी होते हैं जिनकी पूरी तरह से जांच नहीं होती, तो कोर्ट के सामने उन मिसिंग लिंक्स को भी उठाया जाना चाहिए। कई छोटे छोटे तथ्य भी महत्वपूर्ण होते हैं अनेक बार, लेकिन वे पीएम रिपोर्ट में कहीं दिखाई नहीं देते हैं। मृतक के पेट में क्या भोजन मिला था यह नहीं लिखा होता, जबकि वह भोजन करने और मृत्यु के बीच के अंतराल को दिखाता है। तो डॉक्टर से ये सब बातें पूछनी चाहिए और ये जरूरी बातें होती हैं। क्रॉस में पूछा जाए कि क्या आपने यह किया था, क्योंकि ऐसे प्रश्न सबसे ज्यादा घातक होते हैं। क्या आपने पेट में बचे हुए खाने पर कोई ऑब्जर्वेशन दिया है? दाहिनी पसलियों में से कितनी पसलियां टूट गई थी, क्या यह आपकी ऑब्जर्वेशन में कहीं लिखा हुआ है? क्या मृतक के विस्तरा को आपने सुरक्षित किया था? क्या ब्लड सैंपल्स या वुल्वा वजाइनल सैंपल्स आपने कलेक्ट किए थे और उनको एफएसएल में भिजवाया था? क्या एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद में आपने दोबारा से अपना ओपिनियन दिया था कि कॉज ऑफ डेथ क्या है? और इनमें से जितनी बार भी डॉक्टर नहीं बोलेगा, अदालत में इस तथ्य को स्थापित कर देगी यह बात कि डॉक्टर की राय अधूरी है और वह इनकम्प्लीट फैक्ट्स के ऊपर आधारित है। जब भी हम डॉक्टर जैसे किसी एक्सपर्ट को क्रॉस एग्जामिन करते हैं तो हमारे पास कुछ कानूनी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। यह कानूनी जानकारी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और डॉक्टर का कॉन्फिडेंस कम करती है। जब आप पोस्टमार्टम डॉक्टर को क्रॉस करें तो आपको ये वाले कानून अच्छी तरह से याद होने चाहिए ताकि आपको सवाल पूछने में झिझक ना हो और आपका आत्मविश्वास मजबूत बना रहे। हमने इन सब कानूनों की सेक्शंस की नीचे टेबल बना दी है, आप सामने देख सकते हैं। हम यहां पर 5-10 सेकंड का पॉज ले लेते हैं और आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखते हैं कि सेक्शन 39 बीएसए में किसी भी एक्सपर्ट की राय रेलिवेंट तो होती है लेकिन बाइंडिंग नहीं होती और इसमें अंतिम फैसला जो भी होता है वह अदालत को लेना होता है। सेक्शन 45 बीएसए में विशेषज्ञ ने जो भी ओपिनियन दिया है उसके ग्राउंड्स भी उसको उसी ओपिनियन के साथ देने चाहिए कि मैंने किन किन ग्राउंड्स के ऊपर अपना यह ओपिनियन बनाया था। सेक्शन 124 बीएसए में जो पुराना 118 एविडेंस होता था, यह बताया गया है कि किस गवाह की कॉम्पिटेंसी होती है कि वह वहां पर आकर गवाही दे दे। तो ये पूछिए इस डॉक्टर से कि क्या वह एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। इसके लिए जरूरी है कि आपको सेक्शन 124 बीएसए पढ़ना होगा। साथ ही सेक्शन 162 बीएसए में यह दिया गया है कि यदि कोई गवाह चाहे तो अपने पुराने रिकॉर्ड को देखकर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। यह सुविधा पोस्टमार्टम डॉक्टर के पास भी होती है। तो आप जब चाहें, डॉक्टर जवाब नहीं दे रहा है तो उसको कहें कि ये लीजिए आपका पुराना रिकॉर्ड, इससे अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर लीजिए, लेकिन मेरे सवालों के जवाब दीजिए।
इन्हीं से मिलता जुलता और इनका सप्लीमेंट्री सेक्शन होता है 194 BNSS, जो सेक्शन 174 CRPC हुआ करता था, जिसमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई जाती है। इसमें अस्वाभाविक मृत्यु, इंक्वेस्ट प्रक्रिया और पोस्टमार्टम में चेन ऑफ कस्टडी का पूरा सीक्वेंस तैयार किया जाता है, जो पुलिस अफसर या SDM का कोई स्टाफ तय करता है। आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उस पूरे सीक्वेंस को जांचना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि शव की पहचान हर स्तर पर किसके द्वारा हुई है, किन किन कागजों के आधार पर हुई है। अब हम इनसे संबंधित कुछ पुराने प्रेसिडेंट्स को देखते हैं कि हमारे कोर्ट्स क्या कहते हैं। गुलाम हसन बेग वर्सेस मोहम्मद मकबूल मगरे, SLP क्रिमिनल नंबर 4599 ऑफ 2021 थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्वयं में सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लगी है और वह अपने आप प्रूव मान ली जाए। केवल डॉक्टर की कोर्ट में दी गई गवाही ही इसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सब्सटेंटिव एविडेंस बना सकती है। दूसरा केस था श्याम नारायण राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यह SLP क्रिमिनल नंबर 16282 से लेकर 16284 तक 2023 की अपीलें थीं, जो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की थी। इसमें कोर्ट ने माना था कि यदि कोई मेडिकल रिकॉर्ड जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट विवादित नहीं होता तो उसके लेखक को कोर्ट में बुलाए बिना भी उसे CRPC के सेक्शन 294 में एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स की तरह से प्रूव किया जा सकता है। ये आप रोजाना करते हैं कोर्ट में कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को एडमिट कर लेते हैं और उन्हें आप 294 CRPC में किया करते थे। उसी तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यदि कोई डिस्प्यूट नहीं है तो उसे आप एडमिट कर सकते हैं। तीसरा केस है सोलंकी चिमनभाई उकाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सामान्यतः मेडिकल या पोस्टमार्टम का जो भी एविडेंस होता है उसका महत्व केवल कोरोबोरेटिव होता है। जब यह मेडिकल एविडेंस आई विटनेस की गवाही को पूरी तरह से अविश्वसनीय बना देने की दिशा में चलता है तो आंखों देखी बातों को चुना जाना चाहिए, यानी कि आई विटनेस को पोस्टमार्टम डॉक्टर से अधिक वरीयता दी जानी चाहिए। और अब हम अंत में यह बताते हैं कैसे पोस्टमार्टम डॉक्टर का क्रॉस एग्जामिनेशन अदालत में आपकी जीत का असली हथियार बन जाता है। कोर्ट में पोस्टमार्टम डॉक्टर का क्रॉस एग्जामिनेशन विज्ञान और कानून का एक मिलन स्थल है। दोनों मिलकर एक बन जाते हैं। सटीक, छोटे और लीडिंग सवाल जिनका जवाब केवल हाँ या ना में हो प्रोसिक्यूशन की कहानी में दरार डाल देते हैं। ये हमने आपको अनेक बार दिखाया है। तो लीडिंग क्वेश्चंस के ऊपर अपनी कमांड बनाए रखिए। लीडिंग सवालों के द्वारा प्रोसिक्यूशन की कहानी में डाली गई यही दरारें आरोपी के बच निकलने की सुरंगें बन जाती हैं। इंडियन लीगल सिस्टम का कहना है कि यदि आप एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज को उसी के शब्दों और उसी की सीमाओं में कैद कर पाएंगे तो किसी भी एक्सपर्ट को क्रॉस में हरा देना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। यह एक खेल के बराबर होगा। आज के समय में हर कोई किसी न किसी रूप में कोर्ट कचहरियों में फंसा हुआ है, लेकिन उसे सही समय पर सही कानूनी जानकारी नहीं मिल पाती है। फीस दे देने के बाद भी अनेक बार गलत कानूनी जानकारियां मिलती हैं। उसे नहीं पता होता कि उसके वर्तमान केस का सही कानूनी हल क्या है, उसमें अब तक क्या क्या कानूनी गलतियां की गई हैं। अपने मेंबर्स को हम उनके केस पर फ्री कानूनी जानकारी देते हैं, केस की स्थिति और संभावित कानूनी हल भी बताते हैं। बाद में भी छोटी मोटी जानकारियां हमेशा मुफ्त देते हैं। बड़ी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली और 40 मिनट वाली विस्तृत इंटेंसिव कंसल्टेशन भी दी जाती है, जिसमें आप विषय को गहराई से समझ सकते हैं। आप हमारे मेंबर्स बनकर अपने केस की बाबत सूचनाओं का नियंत्रण पा लेते हो। गंभीर क्रॉस और कोर्ट की रोजमर्रा की समस्याओं पर भी आप हमसे बात कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पर सब जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। हमसे संपर्क की जानकारी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं और यह सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी होती है। मेंबर बनने की पूरी विधि के लिए स्क्रीन पर लिखे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजिए। अगली वीडियोस में मिलने तक प्रणाम।